पर चैप्टर देखने में कॉम्प्लेक्स जरूर है, पर अगर आप उसको कंपाइल करो, कंपाइल करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज सिर्फ 4 पेजेस में आपका पूरा चैप्टर यहां पर समराइज है। तो चैप्टर की सारी बातें 4 पेजेस में आपके लिए समराइज करी गई है। तो 88 से लेकर 122 आपका ये चैप्टर जाएगा। चैप्टर को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपके लिए इस चैप्टर को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले 88 से लेकर 95, ये जो सेक्शन आपने पढ़े थे, यहां पर आपने बातें सीखी थी रजिस्टर्स एंड रिटर्न की। फिर 96 ऑनवर्ड हमने जनरल मीटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया। तो चैप्टर के आपके 2 सेगमेंट आते हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहला रजिस्टर एंड रिटर्न, फिर आपका आ जाता है जनरल मीटिंग। आते हैं और पहले रजिस्टर और रिटर्न की बातों को करते हैं रिवाइज। बेटा सेक्शन 88 किस चीज का होता है? तो हर कंपनी को अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना होता है। कौन से फॉर्म में? एमजीटी 1। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर मेंटेन करना होगा एमजीटी 2 में। इस रजिस्टर में एक इंडेक्स भी आना चाहिए, पर इंडेक्स की आवश्यकता आपको नहीं होगी अगर नंबर ऑफ एंट्रीज कितने से कम है? 50 से कम। रजिस्टर में कोई भी एंट्री अमूमन कितने दिन में हो जानी चाहिए? 7 दिन के अंदर अंदर। पर एक एंट्री थी जिसके लिए 15 दिन का समय मिलता था, प्लेज। अगली बात, रजिस्टर आप प्रिजर्व करके रखते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पर अगर आपको एसआर से इजाजत मिल जाए तो या तो विद इन सेम सीटीवी या इंडिया में किसी ऐसी जगह रख पाएंगे जहां कितने मेंबर रिसाइड करते होंगे? 10% से ज्यादा। सीएस या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड इसकी एंट्रीज को करेगा ऑथेंटिकेट। अगली बात, अगर आप चाहें तो रजिस्टर का एक हिस्सा इंडिया के बाहर भी मेंटेन कर सकते हैं, जिसको फॉरेन रजिस्टर कहा जाएगा, जिसमें आपके फॉरेन मेंबर का रिकॉर्ड आएगा, पर उसकी पावर का होनी चाहिए आर्टिकल में। अगली बात, फॉरेन रजिस्टर कोई अलग रजिस्टर नहीं है, वो आपके इंडिया वाले रजिस्टर का एक हिस्सा है। और जब भी आप फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेंगे, आरओसी को 30 दिन में उसकी लोकेशन की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और उसका एक डुप्लीकेट रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करते हुए चलना कितने दिन में? 15 दिन में। और सीएस या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड उसकी एंट्रीज को भी करेगा ऑथेंटिकेट। इसको फिर हमने लिंक किया था सेक्शन 94 के साथ। 94 ने सेम ही बात रिपीट करी, बस 94 रजिस्टर ऑफ मेंबर के साथ साथ किस पर अप्लाई कर गया? एनुअल रिटर्न। और उसने यही कहा कंपनी आपका जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है और जो एनुअल रिटर्न है ये आप प्रिजर्व करके रखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पर अगर आपको एसआर से इजाजत मिल जाए तो इंडिया में किसी ऐसी जगह जहां कितने मेंबर रिसाइड करते होंगे? 10% से ज्यादा। मेंबर या डिबेंचर होल्डर बिना कोई फीस पे के इंस्पेक्शन कर सकता है, पर अगर कोई और इंस्पेक्शन करना चाहेगा कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी? 50 रुपए पर इंस्पेक्शन तक की फीस। इंस्पेक्शन के दौरान आप एक्सट्रैक्ट ले पाएंगे और अगर किसी पेज की फोटोकॉपी आपको चाहिए कंपनी से डिमांड करिए, कंपनी कितने दिन में फर्निश करेगी? 7 दिन। जिसके लिए कंपनी कितना रुपया चार्ज कर सकती है? 10 रुपए पर पेज। पर मेंबर की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। जो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर है, चाहे इंडिया वाला चाहे बाहर वाला, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व होगा? परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर 8 साल, पर 8 साल कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन। और एनुअल रिटर्न की कॉपी 8 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। अगली बात, जो भी रजिस्टर से रिटर्न है कैसा एविडेंस बनेंगे? प्राइमा फेसी। 95 ने बताया। 93 लॉ से ही ओमिट हो गया था। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 92 किस चीज का? एनुअल रिटर्न। तो जी हर कंपनी को हर साल अपनी एक एनुअल रिटर्न तैयार करनी होती है एमजीटी साथ में, जिसमें ये सारी बातें आप बताओगे। पर 2 ऐसी कंपनीज थी जो अपनी एनुअल रिटर्न अबरिस्ट फॉर्म में एमजीटी 7A में बनाती थी। कौन कौन सी? ओपीसी एंड स्मॉल। एंड नॉर्मली किसी भी कंपनी की एनुअल रिटर्न पर 2 लोगों के साइन आते हैं, जिसमें एक साइन होगा डायरेक्टर का, दूसरा साइन होगा सीएस का। सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस का। पर अगर आप ओपीसी स्मॉल या स्टार्टअप कंपनी हो, ऐसी कंपनीज में एनुअल रिटर्न पर कौन साइन करेगा? या तो सीएस नहीं तो कोई भी एक डायरेक्टर। एंड नॉर्मली कंपनी एनुअल रिटर्न बनाकर आरओसी के पास फाइल कर देती हैं, पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें एमजीटी 8 में एक सीएस इन प्रैक्टिस से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। वो रिक्वायरमेंट किस किस कंपनी पर एप्लीकेबल थी? एक तो हर लिस्टेड कंपनी या कोई भी कंपनी जिसकी पीटी कितनी थी? 10-50, तो उन पर यह रिक्वायरमेंट आई थी। एनुअल रिटर्न की कॉपी वेबसाइट पर भी अपलोड करना, जिसका वेब लिंक आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में करेंगे डिस्क्लोज। और फाइनली एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फाइल कर देनी होगी कितने दिन में? 60 दिन। 60 दिन काउंट कहां से होंगे? एजीएम से। और अगर किसी साल आपने एजीएम नहीं करी तो क्या कॉपी फाइल करनी है? बिल्कुल। 60 दिन कहां से कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ड्यू डेट से। 91 आपका आ गया था क्लोजर ऑफ द रजिस्टर का। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप रजिस्टर क्लोज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 30 दिन। पूरे साल में मिलाकर मैक्सिमम 45 दिन। रजिस्टर क्लोज करने से पहले मेंबर को कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 7 दिन। पर अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो जो नोटिस आप प्रोवाइड करेंगे सेबी के हिसाब से प्रोवाइड कर देंगे। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 89 कि अगर किसी भी कंपनी में शेयर का रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल ओनर अलग अलग है, ये दोनों लोग कंपनी को बात करेंगे इंटीमेट, और कंपनी ये बात बाद में आरओसी को इंटीमेट करेगी। सबको ये फाइलिंग करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। पर डिस्प्यूट के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप किसी को शेयर गिफ्ट करते हो तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। 90 किस चीज का आ गया था? एसबीओ। एसबीओ माना जाएगा एक ऐसे इंडिविजुअल को जो या तो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लस डायरेक्टली किसी भी कंपनी में 10% का स्टेक रखता है। और क्या एसबीओ होने में कोई भी मनाही है? ना। अगर आप एसबीओ हैं, बस कंपनी को फॉर्म बेन 1 फाइल करके बता देना कि आप उसके एसबीओ हैं। कंपनी सारे एसबीओ का बेन 3 में एक रजिस्टर भी मेंटेन करेगी और एक रिटर्न फाइल करेगी बेन 2 में। अगला पॉइंट, कंपनी को लग रहा है जी या तो ये इंसान मेरा एसबीओ है
या इसके पास एसबीओ की नॉलेज है, या ये पिछले 3 साल में मेरा एसबीओ रहा था, तो कंपनी नोटिस भेजकर इंक्वायरी कर सकती है। उस इंसान को 30 दिन में रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया, कंपनी अगले 15 दिन में किसको अप्रोच करेगी? एनसीएलटी। फिर एनसीएलटी 60 दिन में ऑर्डर पास करके उसके शेयर्स के सारे अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और रिस्ट्रिक्शन हटवाने आपको कितने टाइम में जाना पड़ेगा? 1 साल। अगर आप 1 साल में नहीं गए, शेयर कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? आईपीएफ। पर अगर कंपनी के शेयर सरकार या सरकार की अथॉरिटीज होल्ड कर रही थी, तब आपका ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो 88 से लेकर 95 ये सारी बातें आपकी रजिस्टर्स और रिटर्न की थी। फिर हम गए थे जनरल मीटिंग के टॉपिक पर, और किसी भी कंपनी में जनरल मीटिंग होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एजीएम या ईजीएम। एजीएम का सेक्शन नंबर कौन सा आया था? 96। और किसी भी कंपनी को अपनी एजीएम करते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, हर कैलेंडर ईयर में आप एक एजीएम जरूर करना। दूसरा, 2 एजीएम के बीच में कम से कम गैप कितना होना चाहिए? 15 महीने का। और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते कितने टाइम में एजीएम कर लेना? 6 महीने। और जो भी स्ट्रिक्ट मोस्ट टाइम लिमिट निकल कर आएगा, अगर बाई चांस स्पेशल रीजन से आप एजीएम नहीं कर पाए, आरओसी कितना एक्सटेंशन दे सकता है? 3 महीना। पर जो कंपनी की सबसे पहली एजीएम आती है, उसका टाइमलाइन बिल्कुल डिफरेंट चलता है। पहली एजीएम करने के लिए कितना समय आपको मिलता है? 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर कोई स्पेशल रीजन था, आरओसी कितना एक्सटेंशन दे सकता है? यहां एक्सटेंशन का लॉ नहीं लगता। और जो आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाला कैलेंडर ईयर है, उसमें एजीएम करना जरूरी नहीं होता। बेटा एजीएम बुलाओगे किस समय? बिजनेस आवर। बिजनेस आवर्स का मतलब 9 to 6। अगला भी किसी भी दिन अदर देन नेशनल हॉलिडे। और जी एजीएम आप करोगे कहां पर? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन सेम सीटीबी। पर अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो इंडिया में कहीं पर भी एजीएम कर पाओगे, पर कितने मेंबर का कंसेंट लेना पड़ेगा? और अगर कंपनी एजीएम करने में डिफॉल्ट कर दे तो क्या एज अ मेंबर आप किसी के पास जाकर अपनी एजीएम करवा सकते हो? किसके पास? और जो भी ये मीटिंग आएगी, इस पर पूरा कंट्रोल होगा एनसीएलटी का। इवन एक सिंगल पर्सन कोरम भी एनसीएलटी अलाउ करा सकता है, प्रॉक्सी तक को कोरम में काउंट करवाएगा। और अगर आपने एजीएम नहीं करी, पनिशमेंट लगेगी 99 की। कितना फाइन था? 1 लाख रुपए। फर्दर फाइन 5000 रुपए पर डे। और नॉर्मली कंपनी तो एजीएम कर मिनट्स बनाती है, पर एक ऐसी कंपनी जिसे एजीएम की एक रिपोर्ट बनाकर आरओसी के पास फाइल करनी होती है, किसको? लिस्टेड कंपनी। तो ये जो लिस्टेड कंपनी है, वो सेक्शन 121 में अपनी एजीएम की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उसकी कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करोगे 30 दिन में फॉर्म एनजीडी 15 में। और रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा? या तो चेयरपर्सन, पर अगर वो नहीं है तो 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक साइन आएगा एमडी का, साथ में सीएस का साइन भी आपको कराना पड़ेगा। और जी दूसरे टाइप की मीटिंग जो आप करते हो एजीएम के अलावा, वो कौन सी होती है? ईजीएम। और ईजीएम का सेक्शन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। कौन सा? और जी ईजीएम बुलाने की सबसे पहली पावर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सुओ मोटो है। और अगर डायरेक्टर्स ईजीएम बुलाते हैं, डायरेक्टर ईजीएम कहां पर कर सकते हैं? इंडिया में कहीं पर भी। पर अगर आप वॉस हो किसी बाहर वाली कंपनी की, उसकी ईजीएम कहां पर हो पाएगी? दुनिया में कहीं पर भी। अगली बार यहां पर दी गई मेंबर को कि अगर मेंबर ईजीएम बुलाने की रिक्वेस्ट डायरेक्टर को सबमिट करे, तब भी आपको ईजीएम बुलानी पड़ेगी। पर रिक्वेस्ट कितने मेंबर से आनी चाहिए? जिनके पास होगी 10% की वोटिंग पावर। जैसे ही मेंबर रिक्वेस्ट करेगा, डायरेक्टर को मीटिंग बुलाने के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। कितने दिन में? मीटिंग हो जानी चाहिए कितने दिन में, वरना फिर मेंबर खुद से मीटिंग कर लेगा। कितने दिन में? और मेंबर जो खुद से मीटिंग करेगा उसके लिए रूल 17 फॉलो करेगा। मेंबर का जो भी खर्चा है कंपनी रिइंबर्स करेगी, बाद में डायरेक्टर की सैलरी से एडजस्ट करेगी। और जो मेंबर खुद मीटिंग करता है बेटा, वो वाली मीटिंग होगी या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर या विद इन सेम सीटीबी और एनी डे अदर देन नेशनल डे। और अगर कंपनी कह रही है मेरे लिए ईजीएम करना ही इम्प्रैक्टिकेबल है, तो एनसीएलटी ईजीएम करवाएगा 98 में। या तो एनसीएलटी सुओ मोटो या मेंबर के रिक्वेस्ट पर या डायरेक्टर के रिक्वेस्ट पर आपकी ईजीएम करवा सकता है। और जो भी ईजीएम एनसीएलटी कराएगा, पूरा कंट्रोल एनसीएलटी के पास है। एक सिंगल पर्सन कोरम यहां भी अलाउ हो जाएगा और प्रॉक्सी तक को एनसीएलटी कोरम में काउंट करवा सकता है। और जी मीटिंग बुलाते हैं बिकॉज मीटिंग में हमें कुछ कामों पर अप्रूवल लेना होता है, जिन कामों को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। और बिजनेस भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस। और क्योंकि बिजनेस 2 प्रकार के थे, सेक्शन नंबर कौन सा आ गया था? ऑर्डिनरी बिजनेस। पूरे लॉ में कितने? सिर्फ कौन कौन से? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना, दूसरा डिविडेंड डिक्लेयर करना, तीसरा रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह नया डायरेक्टर लाना, या चौथा ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करना। और अगर ये 4 काम होंगे तो कहां होंगे? सिर्फ एजीएम में। इसके अलावा एजीएम में जितने भी काम करोगे सारे के सारे कैसे हैं? स्पेशल। और ईजीएम में तो होने वाले सारे ही काम कैसे होते हैं? स्पेशल। और स्पेशल बिजनेस में नोटिस में 2 चीजें एक्स्ट्रा जाएगी। क्या क्या? फुल टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन और साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में वो सब बताना जिससे मेंबर उस बिजनेस के मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव को समझ पाए। अगर आपके डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है वो जरूर बताना। और अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आपका डायरेक्टर 2% उससे ज्यादा होल्ड करता है, वो डिस्क्लोजर भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना होगा। अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो कल को डायरेक्टर सारा का सारा पैसा कंपनी को करेगा कॉम्पनसेट। और बिजनेसेस पर मेंबर अप्रूवल देने के लिए क्या पास करते हैं? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओआरएसआर सेक्शन नंबर 114। एंड जी ओआर को पास माना जाएगा व्हेन वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। और एसआर पास मानेंगे वोट्स इन फेवर आर 3 टाइम द वोट कास्ट अगेंस्ट। और जी अगर ओपीसी है उसमें ओआर एसआर कैसे पास होगा? एक ही मेंबर है तो उससे उसका डिसीजन पूछो, मिनट बुक में लिखो, माना जाएगा जनरल मीटिंग हुई थी, माना जाएगा ओआरएसआर पास हुआ। और सेम बात अप्लाई करेगी अगर ओपीसी में होता, एक ही डायरेक्टर। तो बेटा मीटिंग 2 प्रकार की है, बिजनेस 2 प्रकार के थे, रेजोल्यूशन 2 प्रकार के थे। अब हम मीटिंग बुलाने के लिए तैयार हैं। तो मीटिंग बुलाने का सबसे पहला काम सेक्शन नंबर 101। और जी जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले आपको भेजना पड़ेगा?
21 दिन पहले। पर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 डेज पहले भी आप नोटिस भेज पाएंगे, और शॉर्टर नोटिस पर भी मीटिंग आ सकती है। अगर एजीएम आपको शॉर्टर नोटिस पर बुलानी है, कितने मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा? 95% नंबर ऑफ मेंबर। और अगर ईजीएम शॉर्टर नोटिस पर करनी है, कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% की टोटल वोटिंग पावर। पर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी नंबर एंड 95% की टोटल वोटिंग पावर। अगली बात, जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हैं, बेटा नोटिस किस किस को जाएगा? मेंबर को। मेंबर की डेथ हो गई तो लीगल पीरियड, मेंबर इंसॉल्वेंट है तो ऑफिशियल असाइनी, साथ में डायरेक्टर को, ऑडिटर को, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को और डिबेंचर ट्रस्टी, इनको भी आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। और जब भी आप नोटिस डिस्पैच करते हो तो उसके अंदर 21 डेज में क्या डेट ऑफ मीटिंग काउंट होगा? ना। क्या डेट ऑफ डिस्पैच काउंट होगा? नहीं। और अगर नोटिस पोस्ट से गया है तो 48 आवर्स आपको हटाने पड़ेंगे फॉर सर्विस ऑफ द नोटिस। और बाई चांस कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया, उसकी वजह से आपकी मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। अभी नोटिस तो भेज दिया, एक मेंबर कह रही मैं खुद मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, क्या अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकता हूं? किसको? तो पी से प्रॉक्सी, पी से 5, सेक्शन नंबर 105। तो मेंबर आपके पास एक अधिकार है कि आप प्रॉक्सी को भेज पाओगे। और क्या प्रॉक्सी का खुद से कोई मेंबर होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। पर इस बात की एक एक्सेप्शन थी, सेक्शन 8 कंपनी, वहां पर प्रॉक्सी का मेंबर होना आवश्यक है। अगली बात, प्रॉक्सी वैसे मेंबर नहीं होगा, पर प्रॉक्सी का आप मिसयूज ना करें तो प्रॉक्सी मीटिंग में बोल नहीं पाएगा और शो ऑफ हैंड पर प्रॉक्सी वोटकास्ट नहीं कर सकता। नोटिस में भी आप मेंबर को उसका यह अधिकार याद दिलाओगे कि आपके पास प्रॉक्सी अपॉइंट करने का अधिकार होता है, और प्रॉक्सी ओरली अपॉइंट होगा इन राइटिंग। राइटिंग में बेटा कौन सा फॉर्म फिल करेंगे? एमजीटी 11। और कंपनी कह रही जी एमजीटी 11 में आप प्रॉक्सी फॉर्म ले आए, पर मेरे आर्टिकल की स्पेशल रिक्वायरमेंट तो आपने कंप्लाई नहीं करी, बताओ फॉर्म वैलिड है या इनवैलिड? फिर भी वैलिड है। और प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराना पड़ेगा मीटिंग से कम कितना टाइम पहले। और अगर एक कंपनी अपने आर्टिकल्स में 48 आवर्स के टाइम को बढ़ा भी दे, तब भी उसे कैसे रीड किया जाएगा? और एक प्रॉक्सी का मल्टीपल मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है, मैक्सिमम कितने मेंबर का, पर उनकी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग कितने से ज्यादा ना हो। और अगर एक अकेले मेंबर के पास ही लेट से 15% शेयर है, क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएगा? बिल्कुल। पर क्या वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी बन पाएगा? नहीं। और एज अ मेंबर आप बाकी मेंबर्स के प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पर इंस्पेक्शन का नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? और अगर नोटिस दिया तो इंस्पेक्शन स्टार्ट कब करोगे? मीटिंग से 24 आवर्स पहले। और इंस्पेक्शन चलेगा कब तक? और अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है, प्रॉक्सी अपॉइंट करेगी रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 113। और जी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का एक पावर तो दिया गया कंपनी को, दूसरा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया। और जब रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आता है, मैं क्या कहूंगा, प्रॉक्सी मीटिंग में आया, मेंबर मीटिंग में आया, तो ही इज एज गुड एज मेंबर। इसके पास मेंबर वाले सारे अधिकार होंगे, इंक्लूडिंग टू राइट टू अपॉइंट दी प्रॉक्सी। तो जी नोटिस भेज दिया, कुछ मेंबर आगे, कुछ प्रॉक्सी आगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव आगे। अगली बात हम ये चेक करेंगे कि मीटिंग शुरू करते समय कोरम प्रेजेंट है या नहीं। और बड़ा पब्लिक कंपनी के कोरम की कितनी स्लैब थी? 3, इसलिए सेक्शन नंबर भी कौन सा आया? 103। तो प्राइवेट कंपनी का कोरम होता है 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। पब्लिक कंपनी में कोरम कितना था? 5, 15, 30, 5, 15, 30। 5 अप्लाई करेगा अगर नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 1000। 15 अप्लाई करेगा नंबर ऑफ मेंबर 5000। अगर 5000 से ज्यादा मेंबर है तो 30। और क्या कोई कंपनी आर्टिकल में लिखकर कोरम की रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकती है? बिल्कुल। अगली बात, कोरम के अंदर क्या प्रॉक्सी काउंट करोगे? कभी भी नहीं। पर क्या रिप्रेजेंटेटिव काउंट हो जाएगा? बिल्कुल। और कोरम का इंतजार कितनी देर तक करना है? और अगर हाफ एन आवर में कोरम आ गया, उसके बाद कोरम चला जाए चलेगा, पूरी मीटिंग में कोरम होना चाहिए, पूरी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट रहना चाहिए। और जी हाफ एन आवर वेट किया, कोरम ही नहीं आया, और वो एक ऐसी मीटिंग थी जो मेंबर की रिक्वेस्ट पर आई थी, तो वो मीटिंग क्या हो जाएगी? पर अगर वो कोई और मीटिंग थी तो उसे करेंगे एडजर्न। कब के लिए? जो डायरेक्टर डिसाइड करे, कुछ ना बताए तो अगले हफ्ते सेम टाइम एंड प्लेस। और एडजर्न मीटिंग का कितने दिन का नोटिस आएगा? 3 दिन का। और बाई चांस एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो जितने मेंबर आए होंगे क्या उन्हें ही कोरम मान लिया जाएगा? बिल्कुल। बस वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। और एडजर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होगा, उस रेजोल्यूशन को आप कब पास मानोगे? ओरिजिनल मीटिंग वाले दिन या एडजर्न मीटिंग वाले दिन? तो सेक्शन 116 यहां पर आपने डिस्कस किया। अब जी मीटिंग आ चुकी है, कोरम भी यहां पर आपका प्रेजेंट है। अब हमें मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो मीटिंग स्टार्टिंग में एक ओपनिंग स्पीच दी जाएगी, जो कौन प्रोवाइड करेगा? चेयरमैन। और चेयरमैन का सेक्शन नंबर 104। और जी अगर आर्टिकल्स में चेयरमैन को इलेक्ट करने का कोई प्रोसीजर है, बहुत बढ़िया, वरना मीटिंग में आए मेंबर शो ऑफ हैंड पर चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। और अगर मेंबर शो ऑफ हैंड वाले डिसीजन से खुश नहीं है, वो क्या डिमांड कर सकते हैं? और ये वाला पोल कराने के लिए भी क्या 48 आवर्स का टाइम मिलेगा? ना जी, चेयरमैन बदलने का पोल आपको इमीडिएटली कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद कुछ मिसलेनियस सेक्शन मैंने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 111, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो इसने जितने भी मेंबर सेक्शन 100 में लिखे हुए थे, दैट इज 10% वोटिंग राइट वाले मेंबर, उनको एक अधिकार दिया कि आप आने वाली जनरल मीटिंग में अपना एक रेजोल्यूशन सर्कुलेट करा सकते हो। उसकी रिक्वेस्ट कितने टाइम पहले सबमिट करनी पड़ेगी? 6 हफ्ते पहले। या ऑलरेडी एक प्रपोज रेजोल्यूशन पर आप क्या सर्कुलेट करा सकते हो? एक स्टेटमेंट, उसकी रिक्वेस्ट कितने टाइम पहले? 2 हफ्ते पहले। और अब की बार मेंबर इसका खर्चा भी आप प्रोवाइड करोगे। पर अगर आप सेक्शन का मिसयूज करते हो डिफेमेटरी मैटर के लिए, तो कंपनी सीजी से अप्रूवल लेकर ना तो आपकी स्टेटमेंट सर्कुलेट करेगी, ना ही आपका रेजोल्यूशन आगे सर्कुलेट किया जाएगा। इसके बाद पढ़ा हमने सेक्शन 115, वो किस चीज का था? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। बेटा सेक्शन 115 था, तो स्पेशल नोटिस कितने मेंबर्स आने चाहिए? या तो 1% या फिर 5 लाख के शेयर आपके पास होने चाहिए। तो पूरे कंपनी सेक्टर के जितने भी वो काम है, जहां पर ये लिख दिया जाएगा ये काम करने का इनिशिएटिव मेंबर आपको लेना पड़ेगा, तो मेंबर आपको वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और पूरे कंपनी सेक्टर में मात्र ऐसे कितने सेक्शन है? 2। कौन कौन से? 140 और सेक्शन 169। और मेंबर को स्पेशल नोटिस मीटिंग से कम कितने दिन पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा?
14 डेज पहले। कितना पुराना या एडवांस में नहीं आ जाना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा। और जैसे कंपनी को स्पेशल नोटिस मिलेगा, कंपनी अपने बाकी सारे मेंबर को ये बात कितने दिन पहले बताएगी, 7 दिन पहले। फिर हमने पढ़ा था जी सेक्शन 117, यहां पर आपको कुछ एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन की लिस्ट दी गई थी। जब भी कंपनी रेजोल्यूशन पास करेगी या ये एग्रीमेंट साइन करेगी, आरओसी को 30 दिन में फॉर्म एमजीटी 14 में आपको बताना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट आता है आपका एसआर का। फिर हम गए थे मिनट्स के सेक्शन पर 118, और जब भी कंपनी चाहे जनरल मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, क्रेडिटर मीटिंग है, सबके मिनट आपको तैयार करने पड़ेंगे मीटिंग के कंक्लूड होते ही। कितने टाइम में, 30 दिन के अंदर अंदर। और जी मिनट्स तैयार करते वक्त ध्यान रखना, अगर बोर्ड मीटिंग के मिनट है, 2 बात पक्का बतानी पड़ेगी। एक तो कौन सा डायरेक्टर प्रेजेंट है, और किसी भी बिजनेस पर कौन से डायरेक्टर ने अगेंस्ट में वोटिंग करी है, ये 2 बात आप जरूर बताएंगे। अगली बात, चेयरमैन चाहे तो क्या कुछ मैटर को मिनट से उड़ा भी सकते हैं? बिल्कुल। कौन कौन से? इररेलेवेंट, इमैटेरियल, डेट्रीमेंटल एंड डिफेमेटरी। और मिनट्स पर साइन कौन करेगा? चेयरमैन। पर बेटा अगर बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो साइन किससे कराएंगे? अगली बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन से। जनरल मीटिंग के मिनट्स भी चेयरमैन ही साइन करेंगे, पर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड। और पोस्टल बैलेट के मिनट्स पर साइन करेंगे चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, पर अगर नहीं है तो ऐसे केस में डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज करेंगे यहां पर साइन। और जी जो भी जनरल मीटिंग के मिनट्स होते हैं वो आपको कब तक प्रिजर्व करने हैं? परमानेंटली। और प्रिजर्व करके कहां पर रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। अगली बात, कंपनी सेक्शन मिनट्स का जरूर है, पर जाते जाते एक और बात बोल गया, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। और जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग का सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। और 119 ने मेंबर को एक अधिकार दिया, क्या मेंबर चाहे तो अपनी ही कंपनी के मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? बेटा कौन से मिनट्स? जनरल मीटिंग के, बोर्ड मीटिंग के, किसी के भी? सिर्फ जनरल मीटिंग के। इंस्पेक्शन के लिए मिनिमम 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, और इंस्पेक्शन के दौरान आप एक्सट्रैक्ट भी ले पाएंगे। फोटोकॉपी अगर आप डिमांड करते हो, कंपनी कितने दिन में फर्निश करेगी? 7 दिन। जिसके लिए कंपनी कितना रुपया चार्ज करेगी? 10 रुपया पर पेज। पर कितने साल तक की फोटोकॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी? 3 साल। और इस चैप्टर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना चाहे, वो भी कंपनी को अलाउ किया गया था। लास्टली हम गए थे वोटिंग वाली बात पर, क्या मेंबर को वोट डालने से रोका जा सकता है? सिर्फ एक ग्राउंड पर। कौन से ग्राउंड पर? अगर आपने कॉल मनी पे नहीं किया। तो सेक्शन 106 ने कहा, अगर मेंबर आपने कॉल मनी या शेयर का कोई और पैसा पे नहीं किया, या कंपनी ने आपके शेयर पर लियन एक्सरसाइज किया हुआ है, ऐसे केस में मेंबर के वोटिंग राइट को आप रोक तो पाओगे, पर पावर कहां होनी चाहिए? आर्टिकल्स में। और अगर पोल पर मेंबर डिस्प्रोपोर्शनेट वोटिंग करना चाहता है, क्या वो अलाउड कर दिया जाता है? बिल्कुल। फिर मीटिंग में वोटिंग स्टार्ट होगी, और वोटिंग का सबसे पहला तरीका कौन सा आएगा? शो ऑफ हैंड्स। बेटा शो ऑफ हैंड्स मींस 1 शेयर 1 वोट या 1 मेंबर 1 वोट। तो अगर मेंबर शो ऑफ हैंड के डिसीजन से खुश नहीं है, वो क्या डिमांड कर सकता है? पोल। पोल का सेक्शन नंबर 109। बेटा पोल कोई भी मेंबर डिमांड कर सकता है, ये एक रिस्पेक्टेबल शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। कितनी? अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% की वोटिंग पावर आप देखेंगे, पर अगर शेयर कैपिटल है तो या तो 10% की वोटिंग पावर या कम से कम 5 लाख रुपए के शेयर आपके पास होंगे, तभी आप पोल डिमांड कर पाएंगे। और चेयरमैन को पोल करवाना पड़ेगा। बेटा पोल सिर्फ मेंबर डिमांड करेगा, प्रॉक्सी भी कर सकता है। और पोल करवाने के लिए कंपनी आपको 48 आवर्स का टाइम मिलता तो है, पर 2 ऐसे केसेस होते हैं उनका पोल इमीडिएटली करवाया जाएगा। कौन कौन से? या तो एडजर्नमेंट या फिर चेयरमैन बदलने का अगर पोल आता है। और पोल आप पोलिंग पेपर पर भी करवा सकते हो, पोल आप इलेक्ट्रॉनिकली भी करा सकते हो। पोल कराने के लिए स्क्रूटनाइजर आएगा जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, पर शो ऑफ हैंड या पोल के लिए आपको मीटिंग में प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो कोई ऐसा तरीका कि मीटिंग में आए बिना ही वोटिंग हो जाए? पोस्टल बैलेट। तो बड़ा लॉ मेकर कॉन्सेप्ट लेकर के आए पोस्टल बैलेट का, और उन्होंने कहा 10 ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं, जब भी कंपनी आप ये 10 काम करोगे, इन 10 काम पर वोटिंग कैसे होगी? पोस्टल बैलेट पर। 2 कंपनीज के लिए इन कामों पर भी पोस्टल बैलेट एग्जाम था। किस किसके लिए? ओपीसी या कोई ऐसी कंपनी जिसमें कितने तक मेंबर है? 200 तक मेंबर आपके होते हैं। एंड ध्यान रखना, पोस्टल बैलेट के नाम में पोस्ट जरूर आ रहा है, पर पोस्टल बैलेट बाय पोस्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मींस भी। और इन 10 कामों पर मेंबर जब वोटिंग करेंगे, बेटा मेंबर को पोस्टल बैलेट पर वोटिंग कितने दिन में करनी होगी? 30 दिन के अंदर अंदर करनी होगी। अगर इन 10 कामों के अलावा किसी काम पर पोस्टल बैलेट मेंबर करना चाहे, कंपनी करना चाहे, क्या अलाउड है? होता है। पर बेटा 2 कामों पर अलाउड नहीं था। किस किस पर? एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस या कोई ऐसा बिजनेस जहां डायरेक्टर या ऑडिटर को अपनी बात रखने का अधिकार है। पर पोस्टल बैलेट में भी एक कमी है। क्या कमी है? मीटिंग नहीं आ रही, डिस्कशन नहीं हो रहा, तो सारी कमियों को दूर कर दिया लास्ट मेथड ने, जो कौन सा गया था आपका? ई वोटिंग सेक्शन 108। और ई वोटिंग कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है? या तो वो कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, या एक ऐसी कंपनी जिसमें कितने मेंबर हैं? 1000 या 1000 से ज्यादा। पर अगर आप निधि कंपनी हो तो एग्जम्प्ट हो, या आपका इक्विटी कहां लिस्टेड है? एसएमई या इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ या सॉरी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर, तब ई वोटिंग आपके लिए एग्जम्प्ट है। बेटा ई वोटिंग में मेंबर को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप घर बैठे वोट कास्ट करो, जिसको क्या कहा जाएगा? रिमोट वोटिंग, या बाद में जनरल मीटिंग भी आएगी। अब कौन सा मेंबर वोट कास्ट करेगा, उसके लिए आपको एक कट ऑफ डेट फिक्स करनी पड़ेगी, जो रिमोट वोटिंग की डेट से कितनी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिमोट वोटिंग ओपन रहेगी मिनिमम कितने दिन के लिए, और क्लोज कब होगी? जनरल मीटिंग से 1 दिन पहले शाम के 5 बजे। फिर जनरल मीटिंग में वोट काउंट हो गए, तो रिमोट वोटिंग और जनरल मीटिंग वाले वोट को आप क्लब कर काउंट कर लेना, पता चल जाएगा आपका रिजोल्यूशन पास हुआ, यानी स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट तैयार कर देगा 3 दिन में। मिलते हैं जी मंडे को। टेक केयर, बाय बाय। बड़े चैप्टर का टेस्ट आपके लिए ऐप पर अपलोड हो जाएगा, कल आपका संडे का टाइम है। इस चैप्टर का टेस्ट आप जरूर सॉल्व कर लेना, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रूशियल आपके पेपर के लिए होता है। लगभग 20 मिनट में, आई नो बहुत एक फास्ट पेस पर हमने चैप्टर को रिवाइज किया, पर अगर 20 मिनट में हम क्लास में रिवाइज कर पा रहे हैं, घर पर अगर आप 1-2 घंटे भी इस चैप्टर को डिवोट करोगे तो कंफर्टेबली आपका कंपाइल हो जाएगा।
मंडे से आपका डायरेक्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा। मंडे से अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हो, पूरा डायरेक्टर्स समझने में बहुत ज्यादा परेशानी आपको आएगी, तो बी वेरी रेगुलर फ्रॉम दी मंडे। अगर आपको डायरेक्टर्स पर एक अच्छी ग्रिप बनानी है तो मंडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद द डायरेक्टर्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, प्लेजर जी।